हाय, गुड इवनिंग। सो अब ये लास्ट रिकॉर्डिंग रहेगी अपनी पीएसएम को लेके। तो देखो, हेल्थ प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। हेल्थ प्लानिंग की जो भी कमेटी थी, कौन सी कमेटी ने क्या चीज़ बोली थी, उन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, हेल्थ प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पेसिफिक प्री प्लान हेल्थ एक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, स्पेसिफिक प्री प्लान हेल्थ एक्टिविटी होनी चाहिए, ये तो अपना ऑब्जेक्टिव है। टारगेट क्या है? डिग्री ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद टाइम हो जाए। और गोल ये है अल्टीमेट डिज़ायर, जो स्टेट जो अपने को चाहिए कि भाई, या तो ऑल और नन फिनोमेना होता है इसमें कि या तो अपन आप टारगेट अचीव करते ही या नहीं करते, कोई बीच की चीज़ तो नहीं होती। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हो गया। देखो ये जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है, देखो भोर है, बलवंत राय वगैरह, ये ठीक है, ये 2 पेजेस की कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, इनको लेके मेरा थोड़ा एक पर्सनल ट्रिक है, तो मैं उस हिसाब से आपको याद कराता हूँ, आपको ठीक लगेगा तो आप समझ लेना। तो मेरा एक थोड़ा पर्सनल कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से मैंने याद करा है, ठीक लगे आपको तो आप देख लेना। तो देखो, सबसे पहले है भोर कम्युनिटी। भोर कम्युनिटी 1946 में आई थी। ये हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी थी। ठीक है, ये हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी है। भोर कम्युनिटी 1946 में आई थी। इसने पीएचसी वाला कॉन्सेप्ट दिया। जो शॉर्ट टर्म प्लान था, एक पीएचसी बनाओ 40,000 पे। लॉन्ग टर्म प्लान था इसका 3 मिलियन बेड्स बनाओ कंट्री में। सोशल फिजिशियन का कॉन्सेप्ट इसने दिया कि 12 मंथ की जो बच्चों की इंटर्नशिप होती है, उसमें से 3 मंथ तो पीएसएम में कराओ। और सोशल और स्कूल हेल्थ का दिया इन्होंने। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट दिया। हेल्थ प्रमोट करो, प्रिवेंशन करो और क्योर करो। इसमें टर्शरी प्रिवेंशन को इंक्लूड नहीं करा था इन्होंने, बाकी सब चीज़ें इंक्लूड कर ली थी। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, चलो मैं अभी साथ साथ ही बता देता हूँ ट्रिक्स वगैरह जो समझ आ रही है, बाकी और एंड में देख लूँगा एक्स्ट्रा होगा तो कुछ। तो भोर कम्युनिटी मतलब ऐसे ध्यान रखो कि ये भोर नहीं, बोर है। ठीक है, ये बोर होने वाली कम्युनिटी है। ध्यान रखना कि ये लोग इतने बोर हो रहे थे कि सबसे ज़्यादा चीज़ें है ना, इन्होंने ही निकाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोर थे ये। सबसे शुरुआती कम्युनिटी यही थी, सबसे ज़्यादा बोरियत वाली कम्युनिटी यही थी। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी इन्होंने निकाले, क्योंकि टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो करते, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाले। ओके, अब इसमें सबसे पहला कौन सा है? ठीक है, पीएचसी बेड्स का हो गया, सोशल फिजिशियन, स्कूल हेल्थ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। जिसमें से आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए? एक तो ये ध्यान रखना, हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कम्युनिटी है। ठीक है, तो जो फ्री होगा वही तो सर्वे कर सकता है। ठीक है, तो सर्वे वाली कम्युनिटी ये है। नीचे डेवलपमेंट, ठीक है, और प्लानिंग। ठीक है, ये डेवलपमेंट प्लानिंग वाला बाद में याद कर लेंगे कैसे था। अभी इतना देख लो कि ये कम्युनिटी बोर होने वाली, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें इन्होंने निकाली है। ठीक है, इसमें एंड में वापस बताऊँगा ना, अभी इतना याद रख लो। बलवंत राय मेहता कम्युनिटी 1957 में आई थी। अब बलवंत राय मेहता नाम से क्या लग रहा है? कोई ऐसे गांव का जाट आदमी है। ठीक है, बलवंत राय, खतरनाक सा। तो गांव का आदमी, तो गांव में कौन सा राज होता है? पंचायत राज होता है। तो इन्होंने दिया पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिसको पावर मिली 73 या 74 अमेंडमेंट से। दूसरा, गांव की बात करेंगे इसमें सारी अपन, तो पंचायत राज दे दिया इसने इंस्टीट्यूशन। और दूसरा 3 टायर रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसने दिया कि ज़िला परिषद बनाओ, पंचायत समिति बनाओ और पंचायत बनाओ। ठीक है, तो ये बलवंत राय गाँव वाला हो गया। फिर मुदेलियर कम्युनिटी है। अब देखो, मुदेलियर और भोर कम्युनिटी दोनों ने पीएचसी का कॉन्सेप्ट दिया, वही सेम 1 पीएचसी 40,000 पे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा तो इसने, बस इसका सेम ये है कि 1 पीएचसी 40,000 पे। तो वो थी हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कम्युनिटी, और ये है हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कम्युनिटी। ओके, देखो इसके नाम में क्या है पीछे? लायर, LIAR, लायर है। तो लायर लोग है ना, काम नहीं करते, सिर्फ प्लानिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। तो ये सिर्फ प्लानिंग वाली है। जबकि वो बोर होने वाले लोग थे, काम तो था नहीं उनके पास कुछ, तो वो कुछ डेवलपमेंट के लिए भी कुछ करते थे, तो डेवलपमेंट वाली वो हो गई। ठीक है, फिर आता है चड्डा कम्युनिटी। देखो, चड्डा कम्युनिटी मतलब चड्डी पहनने वाले लोग। चड्डी कौन लोग पहनेंगे भाई? आपको पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी तो चड्डी पहनेंगे नहीं। चड्डी वो पहनता है जो बिल्कुल बेसिक वर्कर्स होते हैं, लेबर क्लास वर्कर टाइप। ठीक है, तो भाई उससे याद रखना कि बेसिक हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, जो 1/1000 पॉपुलेशन बनाने होते हैं, वो चड्डा कम्युनिटी ने दिया था कॉन्सेप्ट। फिर मुखर्जी कम्युनिटी।
मुखर्जी कम्युनिटी 1965 में और 1966 में आई थी। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इसने डी लिंक करा था मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, और बेसिक हेल्थ सर्विस ही थी। तो वैसे तो जो उधर बंगाल में वो ममता बनर्जी है या मुखर्जी है, मेरे को ध्यान नहीं, पर ऐसे मेरे को जितना मैंने जिस हिसाब से इसको याद करा था कि जो ममता मुखर्जी, ठीक है, हाँ शायद ममता मुखर्जी है वो, है ना। तो जो बंगाल में वो है दीदी बोलते हैं जिनको, ममता मुखर्जी है, तो वो क्या करती है, पार्टियों को तोड़ती है, डीलिंग करती है उनको। तो इसने भी क्या करा, डीलिंग करा मलेरिया और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। नेक्स्ट है जंगल वाला कम्युनिटी 1967। अब देखो इन्होंने क्या करा कि इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, बैन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब देखो जंगल वाला कम्युनिटी मतलब ये जंगल में रहने वाले लोग थे। अब इनकी कहानी बहुत दुखी है। वहाँ पर क्या होता था, ठीक है, कि पहली चीज़ तो वहाँ पे सारे आते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वहाँ पर वो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते नहीं थे, वो प्राइवेट में बैठ के इलाज करते थे, एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, ठीक है। दूसरा, इन लोगों के जो डॉक्टर बनते थे, ठीक है, उनको पैसे बराबर नहीं मिलते थे। जो बाहर के डॉक्टर आते थे उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, इन लोगों की कम्युनिटी के डॉक्टर को पैसे बराबर के नहीं मिलते थे। और तीसरा ये था कि जो सेक्टरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई फार्मासिस्ट और डॉक्टर मिलके काम कर रहे हैं, दवाई डॉक्टर लिख रहा है, फार्मासिस्ट को समझ में आ रही तभी तो लिख के दे रहा है, उसको राइटिंग ही समझ नहीं आ रही एग्जाम्पल, या फिर ऑब्स गाइड और पीडिया डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करेंगे तभी तो सब चीज़ें सही से हो पाएगी, डिलीवरी से लेकर भाई मदर का और चाइल्ड का, तभी तो ढंग से केयर हो पाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी उन लोगों के साथ, कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इन्होंने क्या करा इन्होंने प्रपोजल दिया था कि इंटीग्रेट करो हेल्थ सर्विसेज को, डिपार्टमेंट्स को, प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कराओ गवर्नमेंट डॉक्टर्स की, और इक्वल पे करो इक्वल वर्क के लिए। तो ये जो स्टोरी मैंने बताई उससे इजीली ये याद हो जाएगा जंगल वाला, ठीक है। फिर आता है करतार सिंह कम्युनिटी। ये याद रखना ही पड़ेगा भाई, करतार सिंह कम्युनिटी ने मल्टीपर्पज़ वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया था, मेल फीमेल जो होते हैं ना मल्टीपर्पज़ वर्कर, उनका कॉन्सेप्ट इसने दिया था करतार सिंह ने। फिर आता है श्रीवास्तव कम्युनिटी। अब देखो श्रीवास्तव, अभी थोड़ा सा जो अपने जो श्रीवास्तव, इसको थोड़ा सा मैंने इस हिसाब से याद करा है, अब देखो फील लो नाम का, कि बहुत पढ़ा लिखा कोई ख़तरनाक आदमी है, तो उन्होंने सारी हाईफाई चीज़ें दी थी श्रीवास्तव कम्युनिटी में। ये ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर का था। इन्होंने एक तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं श्रीवास्तव, तो इन्होंने एक तो रोम, आउट ऑफ इंडिया है रोम, तो रोम स्कीम दी, विलेज हेल्थ गाइड दी, हेल्थ असिस्टेंट, रेफरल सर्विस, बैंड्स ऑफ सेमी प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। फिर आता है एचलेट कम्युनिटी जो लेटेस्ट है, ठीक है। अब देखो अब ये लेटेस्ट है, अब लोगों ने अपना नाम लगाना बंद कर दिया। ये एचलेट की फुल फॉर्म क्या है, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप। तो उन्होंने बोला एक तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दो, और 3.5 ईयर का जो रूरल ग्रेजुएट कोर्स होता है बैचलर ऑफ रूरल हेल्थ केयर, उसको अलाउ करो। और फिर लास्ट है नेशनल प्लानिंग कमीशन, जिसके चेयरपर्सन पीएम होते हैं। इन 2015 नेशनल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो देखो इसको वापस सुनना, जो चीज़ें मैंने बताई वही है, इससे रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बट जो मैंने स्टोरीज बताई है उसको एक दो बार सुनोगे, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और कुछ सोच लो खुद के हिसाब से जो ठीक लगे, तो उससे ये रहेगा कि आपके अगर क्वेश्चन आता भी तो आप क्वेश्चन के आप कैच करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने चड्डा वाला बताया, बेसिक लोग हैं, ऐसा आ गया तो आपके लिए तो एक बोनस है, नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ना इस चीज़ को कर पाते हैं, इसको ऐसे क्वेश्चंस को। मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने जैसे जैसे ट्रिक बनाई है। ओके, तो देख लेना, अगर समझ में आए तो वेल एंड गुड है। अब बात करते हैं हेल्थ मैनेजमेंट की। अब देखो ये कुछ है ना बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थोड़े सुन लो, तो मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ इनको ना, कभी कभी इनमें से डेफिनेशन आ जाती है। और जो भी चीज़ें मैं इस पूरे नोट्स में बता रहा हूँ ना, इससे 90 पेज में देखो पीएसएम कंप्लीट नहीं हो सकती है, पर ये 90 पेज में वही चीज़ है जो कभी ना कभी तो आई है या आती रहती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई डेफिनेशन आई है, इसलिए इधर है। तो देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, इट इज़ द आउटपुट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, कि कोई हेल्थ प्रोग्राम से उसका कितना पैसा बचा, जैसे एनटीईपी ने कितने पैसे बचाए,
नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ने। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या है? आउटपुट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट अचीव। कॉस्ट बेनिफिट, बेनिफिट मतलब हमेशा पैसे का बेनिफिट होता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कि पैसा लगाया तो उससे इफेक्टिव कितना रहा वो पैसा लगाना, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फिर आता है सिस्टमिक एनालिसिस। इसमें कंपैरिजन करते हैं अपन 2 या 2 से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स का, कि अगर मैं स्क्रीनिंग करता हूँ टीबी की तो स्पूटम स्पेयर से भी कर सकता हूँ और पीसीआर से भी कर सकता हूँ। पीसीआर महंगा पड़ रहा है पर उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, ठीक है, पर जो स्पूटम स्पेयर है वो सस्ता पड़ रहा है पर उसकी सेंसिटिविटी कम है, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या है? इसमें 2 होते हैं, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक जिसे पर्ट बोलते हैं, और क्रिटिकल पाथ मेथड जिसे सीपीएम बोलते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो लॉन्गेस्ट इन टर्म ऑफ ड्यूरेशन होता है। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिक कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एंड रिसोर्स एलोकेशंस होते हैं इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ में कितना कितना पैसा लगाना है, आप कितना फंड ले रहे हो, वो सब चीज़ होती है। ज़ीरो बजट अप्रोच क्या है कि अनलेस एंड अनटिल यू फिनिश द गिवन प्रीवियस बजट, नया बजट पास आउट नहीं होगा। हालांकि ये चीज़ इंडिया में देखने को मिलेगी नहीं, मान लो मार्च में आई थिंक बजट पास होता है, ठीक है, तो मार्च में बजट पास हो रहा था तो 2-3 महीने में पूरा बजट गायब कर देते हैं अपने यहाँ, तो ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं कि कुछ बच जाएगा भाई। फिर है वर्क सैम्पलिंग। सैम्पलिंग टू असिस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क इन अ हॉस्पिटल, दिस इज वर्क सैम्पलिंग, ये डेफिनेशन बार बार आती है। फिर स्वॉट एनालिसिस भी देखा हुआ है मैंने 1-2 बार। स्ट्रेंथ ऑफ हेल्थ प्रोग्राम होता है जिसमें वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटी होता है, थ्रेट्स को चेक करा जाता है, ओके, ये है SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल है जिसमें स्टॉक्स का मेंटेनेंस करना होता है। ABC में क्या है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और VED क्या है कि वाइटल ड्रग्स हो, असेंशियल ड्रग्स हो, डिज़ायरेबल ड्रग्स हो आपके पास सारी। इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WHO है, 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में 7 अप्रैल 1948 में बना था इसका। 2023 में इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 2024 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अगर इस साल कोई थीम आई है तो आपको मस्ट टू लर्न होनी चाहिए, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ रुको आई हो तो तक, ओके। तो आपको मेहनत नहीं करनी है। 2024 की वर्ल्ड हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन की थीम में लिख देता हूँ, वो है माई हेल्थ माई राइट, ओके। तो 2023 की थी हेल्थ फॉर ऑल, 2024 की थी में माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। और हेडक्वार्टर जो है WHO का वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और बॉडी जो है WHO की वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, सेक्रेटरी। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसमें बच्चे और मदर वाली फ़ोटो दिखाई थी मैंने। गोभी FFF इसका कैंपियन था, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप, वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ORS, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, फूड सप्लीमेंटेशन, फीमेल एजुकेशन। फिर आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में होता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो जेनेवा में है। IRS है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इनके फाउंडर थे हेनरी डूनेट, हेडक्वार्टर जेनेवा में। हेडक्वार्टर्स ठीक है देख लेना, जेनेवा में है मोस्टली। देखो WHO जेनेवा में, इंटरनेशनल लेबर वाला जेनेवा में, इंटरनेशनल रेड क्रॉस जेनेवा में। इटली में है, ठीक है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है फूड की बात करें तो इटली वाला इटली में रोम ही एक उसकी कैपिटल है, वहीं होना है। और जो यूनिसेफ है वो न्यूयॉर्क में होता है, ओके। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, 2016 से 2030 के 17 गोल्स उन्होंने निकाले थे, जिसमें थर्ड वाला जो है अपने से रिलेटेड है, हेल्थ एंड वेलबींग वाला है, जो गिवन बाय UN, यूनाइटेड नेशंस, UNDP ने दिया था। MMR पर 1 लाख के हिसाब से MMR 70 से कम करनी है, अंडर 5 मोर्टेलिटी 25 से कम करनी है पर 1000 लाइफ बर्थ, और न्यू नेटर मोर्टेलिटी 12 से कम करनी है पर 1000 लाइफ बर्थ। बायोटेररिज्म में कैटेगरी A, B, C 3 टाइप के होते हैं। A जो है मोस्ट डेंजरस और इजीली स्प्रेडिंग वाले होते हैं, B वाले लेस डेंजरस होते हैं और लेस इजीली स्प्रेड होते हैं, C वाले न्यू इमर्जिंग होते हैं। जो C वाले न्यू इमर्जिंग है उसमें अभी ना निपा वायरस और हंटा वायरस चल ही रहा है, कोविड तो चला जा चुका ही है, ठीक है। और जो लेस डेंजरस में अगर बात करें वो है मेलिडियोसिस, ब्रूसिलियोसिस, पिस्टिजोसिस, ग्लैंडर, फूड सेफ्टी थ्रेट, वाटर सेफ्टी थ्रेट, एपिडेमिक, टाइफस, क्यू फीवर, स्टेफ, रिसिन एंड क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस। जो मोस्ट डेंजरस है उसमें एंथ्रेक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, प्लेग है, बॉटलिज्म है, टुलेरीमिया है, वायरल हेमरेजिक फीवर है। जैसे मैं अगर एंथ्रेक्स की आपको कहानी बताऊँ ना कि एग्जैक्टली मुझे कंट्री टू कंट्री रिमेंबर नहीं है, बट
जितना मेरे को ध्यान है कि लंदन की बात है ये, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का टाइम था, तब जो उसकी अपोजिंग कंट्री थी उसने लंदन में घर घर में, ठीक है, लेटर्स भेजे थे, मतलब बहुत हंड्रेड्स थाउजेंड्स की उसमें लेटर्स भेजे थे सबको। तो वो पर्सन जैसे जो जो नॉर्मल लेटर्स आते थे ना, जो पहले रिटर्न वाले जिनको ऐसे फाड़ के खोलते थे, तो उस लेटर के अंदर इन्होंने एंथ्रेक्स भर रखा था। तो लेटर जैसे ये लोग फाड़ के खोलते थे ना, तो एंथ्रेक्स को स्मेल करते, मतलब इनहेल करते थे, और ऐसे करके पूरी कंट्री में उन्होंने एपिडेमिक फैला दी थी, ठीक है। तो ये मतलब अंदर से कंट्री को तोड़ने का और ख़त्म करने का एक तरीका है ये सब चीज़ों का। ये उस टाइम हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। अब देखो, मोस्ट डेंजरस जो है इनमें स्मॉल पॉक्स है, मोस्ट कॉमन यूज एंथ्रेक्स है, मोस्ट लीथल टॉक्सिन बॉटलिज्म है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इमीडिएटली नोटिफाइबल डिजीज़ कौन कौन सी इनके अकॉर्डिंग, अगर पोलियो मिलता है, इन्फ्लुएंजा मिलता है, स्मॉल पॉक्स, सार्स, ठीक है, ये मिलता है तो रिपोर्ट करो विद इन 24 आवर। एयर ट्रेवल इन दी प्रेगनेंसी अब तो 36 वीक अलाउड है, 32 वीक के बाद आपको मतलब 36 वीक सिंगल प्रेगनेंसी में अलाउड है, 32 वीक ट्विन प्रेगनेंसी में अलाउड है, और 28 वीक के बाद अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको EDD सर्टिफिकेट कैरी करना होगा, जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट सर्टिफिकेट है वो कैरी करना होगा। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया कौन सपोर्ट करता है? सीडा, जो स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है ना, वो इंडिया में टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है। और ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में कौन सपोर्ट कर रहा है? वो है डेनिडा, जो डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। और एम्पोरिट्रिक्स क्या है? स्टडी हेल्थ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स की हेल्थ को स्टडी करना, वो है एम्पोरिट्रिक्स। तो टीबी वाला हो गया सीडा, ब्लाइंडनेस वाला हो गया डेनिडा, स्वीडिश और डेनिश। जेनेटिक एंड हेल्थ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डॉक्टर जेम्स डी वॉटसन ने 1990 से लेकर 2003 तक करा था। इसका पर्पस था टू कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीन। टोटल नंबर ऑफ जीन 19,500 है और 3 मिलियन बेस पेयर्स निकले थे इसकी स्टडी के अंदर। फिर आता है हार्डी वेनबर्ग लॉ, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स रिमेन कांस्टेंट फॉर वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन लार्ज पॉपुलेशन, स्टैटिक पॉपुलेशन एंड रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन ओनली। अगर कोई पॉपुलेशन स्पेसिफिकली मेटिंग कर रही है, ठीक है, जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में होता है कि वो स्पेसिफिकली मीटिंग करते हैं, ठीक है, कि भाई अपनी कम्युनिटी से बाहर अगर वो मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो उस पर अप्लाइकेबल नहीं होगा ये। अगर कोई स्मॉल पॉपुलेशन है तो अप्लाइबल नहीं होगा, डायनेमिक पॉपुलेशन है तो अप्लाइबल नहीं होगा, और असर्टिव पॉपुलेशन है तो भी अप्लाई करना होगा। नेचुरल सिलेक्शन कर रही है, जीन फ्लो है, जीन ड्रिफ्ट है, ठीक है, टू मच माइग्रेशन इन एंड आउट हो रहा है तो भी अप्लाइड नहीं होगा। तो आप बस ये ध्यान रखो कब अप्लाइड होगा। पॉपुलेशन बड़ी होनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए, प्लस रैंडम मीटिंग करनी चाहिए। देखो, यूथेनिक्स और यूजेनिक्स। यूथेनिक्स क्या है? इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। एग्जाम्पल क्या है? डिसेबल्ड फ्रेंडली स्कूल। देखो, डिफेक्टिव जीन ने तो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, अब उसको, ठीक है, इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हो कि उसके हिसाब से वो काम करे। जैसे कि मान लो डाउन सिंड्रोम हो गया, जो भी होना था, पर अब आप है ना उनके लिए स्कूल्स बना रहे हो अलग से, ठीक है, उनके हिसाब का इन्वायरमेंट बना रहे हो ताकि वो लोग जी पाए ढंग से। तो ये होता है यूथेनिक्स, इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हो आप उनके लिए। और यूजेनिक्स क्या है कि आप जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर रहे हो उनके लिए। इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या, IVF कर रहे हो, जीन क्लोनिंग, जीन थेरेपी कर रहे हो। नेगेटिव हो सकता है कि आप अबॉर्शन करवा रहे हो, स्टेरिलाइजेशन वगैरह करा रहे हो, ये सब चीज़ करा रहे हो। AB ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम लैंडस्टीनर ने दिया था। A ग्रुप 22% है, B 33 है, AB के 5% है, लीस्ट कॉमन है, और O जो है मोस्ट कॉमन है, इंडिया में है। O जो है यूनिवर्सल डोनर है, O किसी को भी दे सकता है। और AB जो है यूनिवर्सल रेसिपेंट है। AB पॉजिटिव जो होता है स्पेसिफिकली, AB पॉजिटिव किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। दूसरा उसके पास RH पॉजिटिव भी है, तो नेगेटिव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए यूनिवर्सल रेसिपेंट है, AB पॉजिटिव है, यूनिवर्सल डोनर है, O नेगेटिव। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में H एंटीजन एब्सेंट होता है तो ये रिसीव नहीं कर सकते किसी से ब्लड, इनको सेम ब्लड ग्रुप वाले ही चाहिए होते हैं। RH एंटीजन सीन इन सेकंड प्रेगनेंसी। RH एंटीजन वाला इशू जो सेकंड प्रेगनेंसी में मिलता है, ठीक है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो बच्चा RH पॉजिटिव था और मदर RH नेगेटिव, तो ये तो मेरे को कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, तो ना। फिर है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिजीज इन इंडिया इज डिप्रेशन, जो यूनिपोलर डिप्रेशन होता है। फिर आता है अल्कोहल डिसऑर्डर, देन शिजोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। बेस्ट इंडिकेटर और डिजीज बर्डन इन सोसाइटी, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कितनी बार है, जितने इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, एक एक वर्ड उतनी उससे भी कहीं ज़्यादा बार आ चुका है शायद। बेस्ट इंडिकेटर और डिजीज बर्डन इन दिस सोसाइटी इज DALY, डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ठीक है। ये सीधा क्यों नहीं बन रहा है?
फिर है विच मेंटल हेल्थ डिजीज़ कॉज मैक्सिमम डेली लॉस इन इंडिया, वो है डिप्रेशन। सुसाइड की रेट जो है इंडिया में 12 पर 1 लाख पॉपुलेशन है। मोस्ट कॉमन मोड हैंगिंग होता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में था। नेशनल मेंटल हेल्थ 1987 में आया और इसको नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बना दिया 2011 में, जिसमें सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी पर बैन लगा दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है प्रॉपर। ठीक है। मोस्ट कॉमन नार्कोटिक सब्सटेंस जो अब्यूज़ होता है वो है कैनाबिस, और जो मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज़ होता है यूजुअली नॉर्मली होता है टोबैको। अब अपन यहाँ बात करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की, जो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम था 1962 में, उसमें डॉट्स ऐड करके वो हो गया RNTCP, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में। देन उसको बाद में नाम चेंज कर दिया गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम 2020। NTEP जो था 1 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। मेन गोल था इसका टीबी को एलिमिनेट करना इंडिया से 2030 तक पहले। बट अभी ठीक है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए अपन ने टारगेट इसका बल्कि कम कर दिया, 2025 तक ही एलिमिनेट करना है इसको। ओके। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव था कि इसका टीबी का इंसिडेंस अपन को कम करना है बाई 80% और मोर्टेलिटी 90% से कम करनी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएंगे इसमें, स्पूटम स्मीयर टेस्ट हो गया, ZN स्टैन, LED जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी वाला था, कल्चर हो गया, LG मीडिया हो गया, ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग हो गई, मॉलिकुलर ऐसे वाले टेस्ट हो गए, CXR हो गया और ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट हो गया। ये इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। ट्रीटमेंट की बात करें टीबी में तो पहले जो होता था कि भाई नहीं टीबी का तो सेम चल रहा है ना, तो वैसे ट्रीटमेंट जो था कैटेगरी 1 डॉट्स पेशेंट जो न्यू पेशेंट थे उनको बोलते हैं, कैटेगरी 2 डॉट्स पेशेंट जो प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट थे उनको बोलते हैं। दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट है, 2 HRZE + 4 HRE 6 मंथ्स के लिए। ओके। इसमें जो फुल फॉर्म थी वो देख लेना आप। ठीक है। आयोजिनाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल और वो थी एक और, ये हो जाएगा पायराजिनामाइड। ओके। अब देखिए नॉन डॉट्स में क्या देते थे अपन, ये है ना, नॉन डॉट्स में अपन देते थे जो सीरियस लील होते थे या नॉन सीरियस लील होते थे। सीरियस लील वाले में SHE + 10 HE 12 मंथ का, और जो नॉन सीरियस लील हैं उनमें HE 12 मंथ के लिए। ये जो है ये एक्चुअली मेडिसिन में ज़्यादा बेटर आ पाता है, कम्युनिटी मेडिसिन में सिर्फ इनके ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में इस तरीके से बात करी गई है जो रिवाइज्ड है मेडिसिन से। ओके। मैं अभी इस पर एक बार वापस आता हूँ। टीबी इन प्रेगनेंसी अगर हो जाता है तो ATT इमीडिएटली स्टार्ट करो। 2 HRE + 7 HR 9 मंथ्स के लिए दो। मल्टीपल रेजिस्टेंस टीबी अगर है तो उसमें MTP करो, देन स्टार्ट करो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। फिर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की बात करें, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या होता है कि उसमें एक तो पिल का बर्डन कम हो जाता है, साइड इफेक्ट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, कंप्लायंस बढ़ जाती है। न्यू ड्रग जो टीबी के लिए आई है उसका नाम है बेटाक्विलिन, जो ओनली ATT है अब तक जिसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई है, और दूसरा दवाई का नाम है डेलामिनिक। डॉट्स 99 क्या है, ये ICT एनेबल्ड एड्रेस सिस्टम है। मिस कॉल सिस्टम होता है, बंदा दवाई लेता है, अंदर नंबर होता है दवाई के नीचे पर्ची के, उसको मिस कॉल देता है ताकि कंफर्मेशन रहती है कि दवाई ली इसमें। निक्षय शय मतलब टीबी, तो निक्षय क्या है, ये ICT एनेबल्ड सर्विलेंस सिस्टम है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है डॉट्स का। फिर निक्षय पोषण योजना है जिसमें पेशेंट को 500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। ठीक है। और डॉट्स प्रोवाइडर जो होता है उसको 1000 रुपये मिलते हैं पर पेशेंट कंप्लीट ट्रीट होने पे, और पेशेंट को 500 रुपये मिलते हैं हर महीने ट्रीटमेंट लेने के, और 5000 रुपीज़ पर पेशेंट मिलते हैं अगर MDR TB है या XDR TB है, मल्टी ड्रग है या एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस वाली है। एंटी ट्यूबरकुलर डे 24 मार्च को होता है। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर में है और टीबी रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। टीबी बेसिलाई डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच। मिनिमल बेसिलरी लोड जो है मोर देन 10,000 बेसिलाई पर ml स्पूटम होता है, और रिक्वायर्ड और इतना मिनिमम रिक्वायर्ड होता है ZN स्टेनिंग करने के लिए। MDR TB जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस TB होता है, इसमें रेजिस्टेंस है ना आयोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन को रेजिस्टेंस होती है, तो MDR TB बोलते हैं। और इन दोनों के अलावा कोई और जैसे कि फ्लोरोक्विनोल है या एनी सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग लाइक कैनामाइसिन, एमिकेसिन, कैप्रोमाइसिन को रेजिस्टेंस होती है तो एक्सटेंसिव बोलते हैं। अब देखो इसमें आप ना मेडिसिन से अगर आपको ये चीज़ अच्छे से याद नहीं है तो MDR TB XDR TB आपको पता होना चाहिए। इसमें ये तो है ही प्रॉपर PSM वाला पार्ट। न्यू ड्रग बेटाक्विलिन डेलामाइड हो गई,
और ये डॉट्स नॉन डॉट्स वाला कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में जो डॉट्स पे देते थे अपन दवाई 6 मंथ्स के देते थे 2 HRZE और 4 HRE। जो नॉन डॉट्स हैं, जो सीरियसली इल होते हैं, उनमें दोनों में नॉन डॉट्स में 12 मंथ का चलना है, पर जो नॉन डॉट्स वाले हैं अगर सीरियसली इल है तो 2 शी प्लस 10 ही, और नॉन सीरियसली इल है तो 10 ही। ठीक है, सीरियसली इल है तो उसको भाई लड़की की मदद चाहिए, अपनी वाइफ वगैरह की, पार्टनर की मदद चाहिए सही होने के लिए, तो 2 शी और फिर 10 ही, और नॉन सीरियसली इल है तो फिर 12 ही। नेक्स्ट देखो, नेशनल लेप्रेसी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो NLEP होता है। एलिमिनेशन इसका दिसंबर 2005 में हो गया था। एलिमिनेशन लेवल मतलब 10,000 में लेस देन 1 केस होने चाहिए। मल्टी ड्रग थेरेपी जो इसमें होती है वो होती है तो पॉलीबैसिलरी लेप्रेसी होता है, एक होता है मल्टीबैसिलरी लेप्रेसी होता है। पॉलीबैसिलरी लेप्रेसी में नंबर ऑफ स्किन लीजन्स इक्वल टू लेस देन 5 होने चाहिए। नव 0 to 1 इन्वॉल्व होने चाहिए। रिडली जॉपिंग क्लासिफिकेशन में TT और BT वाले ही होते हैं। रिडली जॉपिंग क्लासिफिकेशन लेप्रेसी क्लासिफिकेशन होती है, तो TT BT तो पॉलीबैसिलरी में आता है, BB BL LL ये मल्टीबैसिलरी में आता है। लेप्रेसी डर्मा में आता है ढंग से डिटेल में ना। नंबर ऑफ ड्रग्स इसमें जो देते हैं वो डेप्सोन और रिफाम्पिसिन है ना। पॉसी में और मल्टी में मतलब ज़्यादा दवाई देनी है तो डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और इसमें एक क्लोफाजिमिन भी ऐड हो जाती है। उसके बाद आगे देखें, अब ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट पॉलीबैसिलरी में 6 मंथ है, मल्टीबैसिलरी में 12 मंथ है। फॉलोअप इसमें पॉसी में 2 ईयर है, इसमें 5 ईयर है। देखो मेरे को समझ आ रहा है ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा ये वाला पार्ट, मुझे खुद को बोरिंग लगा था मेरे टाइम में भी, बट देखना पड़ेगा क्या करें, है ना। फिर इसमें वंस अ मंथ सुपरवाइज्ड पिल होती है जो डॉक्टर के सामने ली जाती है। ओनली रिफाम्पिसिन या क्लोसामिन का हाई डोज जो होता है। लेप्राबैसिली जो होती है हैंसन डिजीज़ में आता है। फर्स्ट सेंसेशन लॉस लेप्रेसी में जो होता है वो कोल्ड टेम्परेचर लॉस होता है। नर्व जो होती है अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। ग्रीन कलर का जो पत्ता होता है दवाई का वो पॉलीबैसिलरी का होता है एडल्ट्स के लिए 6 मंथ का, ठीक है। और उसके बाद ब्लू कलर का होता है जो वो पॉलीबैसिलरी का होता है चिल्ड्रंस के लिए 6 मंथ का। रेड कलर का मल्टीबैसिलरी का पत्ता होता है एडल्ट के लिए 12 मंथ का। येलो कलर का मल्टीबैसिलरी के लिए पत्ता होता है चिल्ड्रन में 12 मंथ का। ओके, तो लेप्रेसी में 5 से कम है, 5 या 5 से कम है तो पॉलीबैसिलरी है, 5 से ज़्यादा तो मल्टीबैसिलरी। नर्व 1 तक इन्वॉल्व है तो पॉलीबैसिलरी, 1 या उससे ज़्यादा इन्वॉल्व है तो मल्टीबैसिलरी, जिसमें अल्नर नर्व मोस्ट कॉमन है। रिडली जॉपनिंग में अगर टी आ रहा है कहीं पर भी तो पॉलीबैसिलरी है, और अगर टी चला गया तो देखो इसमें टी है ना, और टी चला गया तो मल्टीबैसिलरी। नंबर ऑफ ड्रग डेप्सोन रिफाम्पिसिन है यहाँ पे, उधर डेप्सोन रिफाम्पिसिन क्लोफाजिमिन है। उसके बाद ड्यूरेशन यहाँ पे ट्रीटमेंट 6 महीने है, इसमें 12 है, फॉलोअप 2 साल 5 साल। ओके, ये रिडली जॉपनिंग क्लासिफिकेशन है जो इम्यूनोहिस्टो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होती है। TT BT जो है पॉलीबैसिलरी में होते हैं। TT का हाईएस्ट सेल मेडिटेड इम्यूनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लेप्रोमिन टेस्ट होता है। BT मोस्ट कॉमन इंडिया में लोगों को वैसे BT ज़्यादा होती है तो BT मोस्ट कॉमन इंडिया में, ऐसे याद कर लेना आप। और LL हाईएस्ट बैसिलरी लोड होता है, लोवेस्ट CMI मोस्ट इन्फेक्शियस होता है। फिर आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। HIV का फर्स्ट केस USA में आया था और इंडिया में चेन्नई में आया था 1986 में। HIV वायरस डिस्कवर्ड इन 1983। HIV टाइप 1 तो 1983 में मिला था, टाइप 2 1986 में मिला था। इंडिया में जो है टाइप 1C मोस्ट कॉमन है। रॉबर्ट येलो जो USA में है, ठीक है, और जो मॉन्टिगिनर एंड सिनोसी फ्रांस में है। इन्होंने सबने मिलकर इसको डिस्कवर करा था, जिसमें से मॉन्टिगिनर और सिनोसी को तो नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए। तो और रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं इसमें देखो, जो ब्लड ट्रांसमिशन होता है ना HIV का वो हाईली इफेक्टिव होता है। अगर ब्लड के थ्रू गया तो पक्का मस्त डिसीज़ तगड़ी वाली होने वाली है। पर अगर सेक्सुअल हुआ है तो वो होता तो मोस्ट कॉमन है पर लीस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। निडल से भी हो जाता है, फिर निडल शेयरिंग से और वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी हो जाता है। HIV टेस्टिंग इंडिया में ऑप्ट आउट मेथड है। प्रेगनेंसी में अपन ऐड कराते हैं। वुमेन बोलेगी कि मुझे नहीं करवाना तो नहीं करवाते, नहीं तो अपन इसको ऐड कर ही देते हैं। ऑप्ट आउट स्ट्रेटेजी यूज़ करता है HIV टेस्टिंग के लिए इंडिया में। फिर ART जो है स्टार्टेड एट एनी CD4 काउंट, अगर टेस्टेड पॉजिटिव होता है तो किसी भी CD4 काउंट पे अपन जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। अब इंतजार नहीं करते CD4 काउंट गिरेगा तो अपन करेंगे। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है उसमें HIV का 30% चांसेस होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में 12 से 16% चांसेस होते हैं, बट फिर भी इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपन, क्योंकि
बच्चे की और रीज़न से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कमजोरी वगैरह से, ठीक है। तो इसलिए अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ज़िडोवुडिन, ठीक है, नेविराफिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, और इलेक्ट्रिक सिजेरियन सेक्शन, ये 3 मेथड बेस्ट होते हैं। ज़िडोवुडिन, नेविराफिन, इलेक्ट्रिक सिजेरियन सेक्शन बेस्ट होते हैं। नेविराफिन गिवन टू बोथ मदर एंड न्यूबॉर्न, ठीक है, जिसमें जो मदर को 200 mg स्टेट देते हैं एट ऑनसेट ऑफ लेबर और बच्चे को 2 mg पर kg लेस देन 72 आवर में देते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि अपन पीडिया वगैरह में मोस्टली, जितना मैंने खुद ने भी पढ़ा है पहले, नेविराफिन जो है वो सिंगल डोज देके बच्चे को फ्री कर देते थे। जैसे यहाँ पर लिखा है नेविराफिन 6 वीक, तो यहाँ पर लिखा है 2 mg पर kg लेस देन 72 आवर। और भी अभी इसमें कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट आएगा ये बच्चे की ट्रीटमेंट को लेकर, नहीं आया, ठीक है। तो मैंने कहीं तो पढ़ा था, तो आप तो बस इतना जानो नेविराफिन बच्चे को 6 वीक देनी है, खत्म बात, ओके। अब देखो ट्रिपल ARV प्रोफाइलेक्सिस, 3 दवाइयाँ नाम याद रख लो प्लीज़, ठीक है। मदर को देनी लेमिवुडिन, टिनोफिविर, एफाविरेंस, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। एक डॉलगिटोविर भी होती है, ठीक है, जो टिनोफिविर की जगह आ जाती है कभी कभी। ट्रिपल ARV जो है गिवन टिल 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 1 वीक आफ्टर स्टॉपिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग, यानी 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग तो वैसे ही कराते हैं, और 14 वीक प्रेगनेंसी यानी 2.5 साल तक लगभग अपन ट्रिपल ARV प्रोफाइलेक्सिस देना होता है। और मेथड ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल टू न्यूबॉर्न, ये इसमें 95% इसकी एफिकेसी होती है। फिर अगर मदर रिसीव कर लेती है पूरा ट्रीटमेंट, अगर मदर ने अच्छे से रिसीव करा हुआ ना पहले अच्छा सा ट्रीटमेंट इसका कंप्लीट ये वाले डोज का, तो उस टाइम में सिर्फ आप उसको लोपिनाविर और रिट्रोविर तो दो, और अगर नहीं लिया हुआ है तो वही ट्रिपल थेरेपी देंगे अपन। थोड़ा सा इसमें ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, बट जितना इसमें लिखा है उतना देखोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये ट्रिपल दे दो, अगर ये अच्छे से लिया हुआ है तो फिर उस टाइम से लोपिनाविर रिटोनाविर देंगे अपन को, ठीक है। और नेविराफिन 6 वीक के लिए। अब जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है, अगर किसी को निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस विद इन 72 आवर स्टार्ट करना होता है, और ड्यूरेशन होती है 28 दिन की, जिसमें लेमिविडिन, टिनोफिविर और डॉलगिटाविर देनी होती है। उधर है लेमिविडिन, टिनोफिविर और एफाविरेंस, इधर है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में लेमिविडिन, टिनोफिविर और डॉलगिटाविर। ठीक है, अब ये बात करनी है मैम सुरक्षा क्लिनिक की, जो मैंने अभी सुबह भी बताया था, ठीक है, जो इमेज डिस्कशन वाले में ये सारे किट्स हैं, और वापस देख लेते हैं। तो जो पहला किट होता है वो यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए है, सर्वाइकल डिस्चार्ज के लिए है, एनोरेक्टल डिस्चार्ज के लिए है, स्क्रोटल स्वेलिंग के लिए। जैसा मैंने कहा था यूरिनरी और रेक्टल इनकॉन्टिनेंस वाला इशू जो ओल्ड एज में मिलता है, जिनके ग्रे हेयर्स होते हैं, वैसे याद करना है। ग्रीन जो है, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज, जो ऐसे याद रखना, ये GR है, इसमें ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ट्राइकोमोनास वाली जो मैंने बताई थी स्टोरी वैसे। 3, 4, 5 में वाइट, ब्लू और रेड है, ये दोनों नॉन हर्पेटिक है। यहाँ पे पेनिसिलिन से एलर्जी है, ब्लू पेन, ठीक है, और जो रेड है वो हर्पेटिक है। येलो लो से लोअर एब्डोमिनल पेन है, और ब्लैक से इनकॉग्निटो नोड ब्लैक होता है उसमें क्रोम में, तो इंगुइनल विवो हो गया ये वाला। ये दवाइयाँ देख लेना अच्छे से। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, डेंगू मोस्ट कॉमन वायरल वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, मोस्ट कॉमन आर्बो वायरल वेक्टर बोर्न डिजीज़ भी डेंगू है। फाइलेरियासिस का ड्रग ऑफ चॉइस है डाईइथाइल कार्बामेजिन, जो DEC है। फिर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ में मलेरिया, डेंगू, फाइलेरियासिस के बाद में जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, कॉन्गो फीवर और काला आजार, ये सब आते हैं। देखो मलेरिया में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, फैल्सिपुरम है, मलेरिया है और ओवेल, ये 4 होता है, जिससे फैल्सिपुरम मोस्ट कॉमन होता है, शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए एंटीजन यूज़ करते हैं अपन, तो मलेरिया वाले के लिए डिप्स्टिक टेस्ट करते हैं, जिसके लिए HSP टाइप 2 PF एंटीजन होता है। सिंपल ध्यान क्या रखना है, मलेरिया की बात कर रहे हैं, डिप्स्टिक टेस्ट होता है HSP, डेंगू में NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, काला आजार में RK39 एंटीजन टेस्ट होता है। अगर बोले ये टेस्ट किसके लिए होता है, HSP टेस्ट मलेरिया के लिए, NS1 एंटीजन टेस्ट डेंगू के लिए, और RK39 टेस्ट काला आजार के लिए होता है। मलेरिया का ट्रीटमेंट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या ओवेल के लिए तो अपन देते हैं क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन, ये ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जितने अपन ने पढ़े अभी तक उसमें से। तो क्लोरोक्विन और
प्रीमाक्विन, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल का ट्रीटमेंट है, और फेल्सीपुरम मलेरिया, ये दोनों छोटे छोटे नाम है। सिंपल ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन। बड़े नाम फेल्सीपुरम मलेरिया, इसमें आर्टिसोनेट बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी होती है विद ठीक है विद PQ, इसमें क्विनिन, हाँ क्विनिन के साथ में। अब देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, ये इंडिया है नॉर्थ ईस्ट, इस साइड वाला बिहार, यूपी का अपर साइड हुआ, मिज़ोरम वगैरह, ये सब जगह जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर तो अपन ACT जो होती है आर्टिसोनेट बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी किसके साथ रहता है, आर्टिमिथर और ल्यूमिफेंटिन के साथ में रहता है। ओके, आर्टिमिथर और ल्यूमिफेंटिन के साथ में रहता है। और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में आर्टिसोनेट, सल्फाडोक्सिन और पायरिमिथामिन के साथ में रहते हैं। मस्ट टू नो फैक्टर ये है, वो बोल देगा बिहार का है, मिज़ोरम का है, असम का है, या फिर साउथ का है, राजस्थान का है, दिल्ली का, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कौन से इंडिया के उसमें आ रहा है और उसमें कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है भाई। काला आजार SAND-5 के थ्रू होता है, ड्रग ऑफ चॉइस है उसके लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B और मिल्टेफिसोन और पेपेमाइसिन। इन प्रेगनेंसी, ठीक है, क्विनिन तो दे नहीं, ये हाइड्रोक्विनोन तो दे नहीं सकते थे, तो क्विनिन मोर कॉमन देन ACT देते हैं। PQ तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था ना ये तो, हाँ, तो उसमें क्विनिन देते हैं प्रेगनेंसी में। ओके, मलेरिया का कीमो प्रोफाइलैक्सिस, शॉर्ट टर्म की बात करें मलेरिया कीमो प्रोफाइलैक्सिस में तो डॉक्सीसाइक्लिन लेस देन 6 वीक देना है तो, और अगर लॉन्ग टर्म में देना है तो मोर देन 6 वीक मेफ्लोक्विन हो गया। ब्रैकबोन फीवर, डेंगू फीवर जो होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसका, इसमें टूर्निकेट टेस्ट करते हैं अपन। टूर्निकेट टेस्ट करना मतलब टूर्निकेट बांधते हैं, तो टूर्निकेट बांधते हैं अगर 10 या 10 से ज़्यादा पेटिकल स्पॉट्स मिले पर स्क्वायर इंच ऑफ द स्किन एट क्यूबिटल फोसा, डैट मीन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मतलब डेंगू फीवर है, ब्रैकबोन फीवर है। और अगर 20 से ज़्यादा मिल रहे हैं डेट मीन्स डेंगू हेमरेजिक फीवर है। 10 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो ब्रैकबोन फीवर डेंगू ही है, 20 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो डेंगू हेमरेजिक फीवर है। ये होता है एडीज की वजह से, चिकनगुनिया भी एडीज की वजह से होता है, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जॉइंट्स में पेन होता है, डिजर्वायरस का प्रीमेट्स एंड मंकीज। अब देखो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम 2018-22 का है, इसका एम था टू रिड्यूस प्रिविलेज में 3% पर ईयर। स्ट्रेटेजी इसमें 6x6x6, 6 बेनिफिशियरी है, 6 इंटरवेंशन है, 6 इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इसमें वो है मेथड्स मैकेनिज्म। 6 बेनिफिशियरी हो गया, 6 to 15 मंथ चाइल्ड जो होता है उसमें आयरन 20 ग्राम देना है, 20 mg देना है, मतलब फॉलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम देना है बाई वीकली सिर्फ। 5 to 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड है उसमें 45 mg आयरन देना है, 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड वीकली पिंक टैबलेट होती है। 10 से 19 साल का एडोलसेंट है, ठीक है, 60 mg आयरन देना है, इतना 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड हो गया वीकली ब्लू टैबलेट। उसके बाद 20 से लेकर 49 ईयर की रिप्रोडक्टिव फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग फीमेल है, उसमें सेम चलेगा 60, 500 और डेली रेड टैबलेट। ये ध्यान रखना है आपको। ओके, जिसमें पिंक टैबलेट तो जरूर ध्यान रख लेना एक्स्ट्रा, क्योंकि ये तो 3 पता होगी आपको, ठीक है। बच्चों में सिर्फ चलेगी 5 to 9 ईयर में पिंक टैबलेट, 45 mg 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड वीकली पिंक टैबलेट होती है। फिर उसके बाद एडोलसेंट में ब्लू टैबलेट आती है। अब देखो आयुष्मान भारत प्रोग्राम, इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करते हैं सब सेंटर पे, ठीक है, जो मैनेज करता है चीफ हेल्थ ऑफिसर। इसमें ही आता है PM जन आरोग्य योजना, जिसमें जो BPL वाली फैमिली होती है 10.74 करोड़ फैमिलीज़ को और 50 करोड़ पॉपुलेशन इसकी बेनिफिशियरी है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है बीमारी के हिसाब के ट्रीटमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के नाम पर। स्वच्छ भारत प्रोग्राम, ठीक है, ओपन डिफिकेशन को फ्री करना है बाय 2019 और कंस्ट्रक्ट करे थे 12 मिलियन टॉयलेट्स। पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसमें ठीक है प्रिवलेंस अपन ने स्टंटिंग की कम करी थी 2% पर ईयर, अंडर न्यूट्रिशन की 2%, लो बर्थ वेट की 2%, एनीमिया की 3%। इंडिया को माल न्यूट्रिशन फ्री बनाना था पोषण अभियान में। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट सबके फोटो में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो WHO की ब्लाइंडनेस की कट ऑफ से लेस देन 3/16 बेटर है, ठीक है, विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, मतलब करेक्शन के बाद भी अगर लेस देन 3/60 दिख रहा है ना आपको बेटर आई में, डैट मीन्स आपको ब्लाइंडनेस है। और NPCBVI के अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस सेम है, ठीक है, बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन लेस देन 3/60। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कैटरैक्ट है, देन रिफ्रैक्टिव एरर है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो विजन कैटरैक्ट, विजुअल इंपेयरमेंट कैटरैक्ट, ऑक्यूलर मॉर्बिडिटी इज रिफ्रैक्टरी एरर।
सिर्फ आप इतना ध्यान रख लो, ऑक्यूलर मोर्बिडिटी का मोस्ट कॉमन कॉज रिफ्रैक्टिव एरर है, बाकी सब में ब्लाइंडनेस पे कैटरेक्ट आंसर होगा। 5 कैटेगरी विजुअल इंपेयरमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। लो विजन बोलेंगे लेस देन 6/18 टू 6/60, इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस बोलेंगे 6/60 टू 3/60 जो वर्क विजन होता है। फिर सोशल ब्लाइंडनेस होता है लेस देन 3/60 टू 1/60 वर्क विजन होता है। मैनिफेस्ट वाला होता है लेस देन 1/60 टू परसेप्शन लाइट ऑफ द प्रेजेंट, और परसेप्शन ऑफ लाइट अगर एब्सेंट होता है तो एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस होता है। विजन 2022 को राइट टू साइट इनिशिएटिव भी कहते थे। इट वॉज डन टू एलिमिनेट अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस बाय 2020 ग्लोबली, ठीक है। इसमें कैटरेक्ट के बारे में डायग्नोज करा था, रिफ्रैक्टिव एरर, लो विजन, चाइल्ड ब्लाइंडनेस, ट्रैकोमा और ऑनक्रोनोसिस के लिए। पर इंडिया में ऊपर के 4 थे, ऑनक्रोनोसिस के लिए ग्लूकोमा के, डायबिटिक रेटिनोपैथी और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए स्क्रीनिंग करते थे। सेंटर एट PHC नॉन एज विजन सेंटर, ठीक है। वहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पैरामेडिक बैठता है जो 1/50,000 पॉपुलेशन होता है, और अब उसको 1/20,000 सेंटर्स पे मतलब 20,000 पे कर दिया है। और स्कूल विजन स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसमें एक टीचर होती है 150 बच्चों में। वो टीचर बस अंदाज़ा लगाती है और रेफ़र करती है PHC में जो ऑप्थेल्मिक पैरामेडिक है उसके पास चेक करने के लिए। अगर लेस देन 6/9 दिख रहा है तो रेफ़र करो, ओके। ध्यान रखना, भी क्वेश्चन आया होता है। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, लेवल ऑफ आयोडाइजेशन ऑफ द सॉल्ट 30 ppm करना है प्रोडक्शन लेवल और 15 ppm करना है कंज्यूमर लेवल पे। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, रेगुलर सर्विस सर्विलेंस करना है मलेरिया, डेंगू, मीजल, टीबी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, RTA, टाइफॉइड, कॉलेरा, मेनियोकल मेनिंजाइटिस का। सेंटिनल करना है HIV, HBV, HCV, एयर वाटर क्वालिटी का। पीरियोडिक करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, और रिस्पेक्टर का इनके, और एंथ्रोपोमेट्रिकली रिस्पेक्टर्स का करना है। अच्छा ठीक है, तो पीरियोडिक चेक करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, बस इतना ध्यान रखो। जो इसमें S फॉर्म होता है वो होता है सिंड्रोमिक, हेल्थ केयर वर्कर चेक करते हैं। P होता है प्रिजम्पटिव, डॉक्टर एमओ चेक करता है। L होता है लैब कन्फर्मेटरी जिसको लैब स्टाफ चेक करता है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता था, ये वो नरेगा वाला है, ओके। तो ये सारे प्रोग्राम अभी यहाँ पे फिनिश हुए। देखो मैं थोड़ा फास्ट भी चला इसमें, ठीक है, समझाया भी क्योंकि सारा रटने का था, और ड्रग्स है रटने की, प्रोग्राम रटने का। फ़ोटो मेन दिखाई दिया आपको, फ़ोटो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है इनके। वैसे लास्ट अब देख लो, इंक्यूबेशन पीरियड है, मीजल्स का 10 to 14 डेज़ है, कोविड का 1 to 14 डेज़ है, H1N1 1 to 3 डेज़ है, इन्फ्लुएंजा 1 to 3 डेज़ है, डिप्थीरिया 2 to 6 डेज़ है, येलो फीवर 2 to 6 डेज़ है, और एड्स का है 10 ईयर, हेपेटाइटिस A 15 से 45 दिन, B का है 45 से 180 दिन, स्टेप फूड पॉइजनिंग 1 to 6 आवर, इबोला का है 2 से 21 दिन। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, मीजल्स की 4 डेज़ बिफोर द रेस्ट टू 5 डेज आफ्टर द रेस्ट, चिकन पॉक्स का 2 डेज बिफोर रेस्ट टू 5 डेज आफ्टर रेस्ट, डिप्थीरिया का 14 to 24 आवर फ्रॉम द ऑनसेट, HIV का लाइफ लॉन्ग होता है, टिटनेस का कुछ ऐसा खास नहीं है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन मोस्ट ऑफ टाइम रूबेला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, HIV ड्यूरिंग द डिलीवरी होता है। पैथोग्नोमी की बात करें तो मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट जो अपोजिट लोअर सेकंड मोलर पे होते हैं वो पैथोग्नोमिक है, रेबीज़ में हाइड्रोफोबिया पैथोग्नोमिक है, और डिप्थीरिया में बुल लाइक पैथोग्नोमिक है। ORS एक सुपर मेडिकल डिस्कवरी है लास्ट सेंचुरी की। इंडेक्स ऑफ रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया किसके थ्रू अपन चेक करते हैं, वो है इन्फेंट पैरासाइट रेट। इंडेक्स ऑफ रिसेंट ट्रांसमिशन मलेरिया चेक करते हैं अपन बाय द इन्फेंट पैरासाइट रेट। बेस्ट इंडेक्स क्या है, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स। फिर स्पेसिमेन फॉर डायग्नोस, TB में स्पूटम, मलेरिया में ब्लड, HIV में ब्लड, कोविड में स्वैब, रेबीज़ में बायोप्सी ऑफ द स्किन फॉलिकल फ्रॉम नेप ऑफ द नेक, रेबीज़ में बंदा मर गया तो ब्रेन बायोप्सी, लिविंग डॉग है तो ब्रेन बायोप्सी, डेड डॉग है तो भी ब्रेन बायोप्सी। अगर लिविंग डॉग, देखो डेड डॉग है तो ब्रेन बायोप्सी करोगे, लिविंग डॉग है तो उसको मारेंगे फिर उसकी ब्रेन की बायोप्सी करेंगे। फिर स्मॉल पॉक्स वर्सेस चिकन पॉक्स में डिफरेंस होता है रैश का। देखो चिकन पॉक्स के रैश जो होते हैं सेंट्रीपिटल होते हैं, प्ल्यूमॉर्फिक होते हैं, ड्यू ड्रॉप ऑन द रोस्पेटल होते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल पॉक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रूबियोला जो होता है वो मीजल्स होता है, ये रेट्रोविरल ओरिजिन होता है इसका। मोशन कॉम्प्लिकेशन इसका सीरस ओटाइटिस मीडिया। जो रूबुला है जिसको मम्स बोलते हैं, ये मोशन कॉम्प्लिकेशन है इसका असेप्टिक मेनिंजाइटिस। मोशन बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होता है इसमें, सलाइरी, पैलेटरी ग्लैंड, ऑर्काइटिस और पेरोडाइटिस होता है इसमें। रूबेला जर्मन मीजल्स है, क्योंकि रूबियोला इज मीजल्स, जर्मन मीजल्स को रूबेला बोलते हैं, और रूबुला जो है मम्स है। टाइफॉइड में पीसूप डायरिया होता है, कोलेरा में राइस पोटी डायरिया होता है। वॉम इंजेक्शन में जो मोस्ट कॉमन वॉम इंडिया में होता है वो है राउंड वॉम, रूट फीको और ड्रगोचस एल्मेंटासोल। येलो फीवर का कॉज है फ्लेवी वायरस फिबिकस,
वेक्टर है एडीज, वैक्सीन है 17D स्ट्रेन और वैलिडिटी है 10 days टू लाइफ लॉन्ग। मोस्ट कॉमन इन्फ्लुएंजा इन वर्ल्ड इज H3N2, शिक टेस्ट डिप्टीरिया के लिए होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए होता है, 8th डे डिजीज न्यूरोनल टिटनेस को कहते हैं, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्टेप वाइज अप्रोच होती है फॉर ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बच्चा ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज अप्रोच इज डन फॉर ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें ओबेसिटी वगैरह और बाकी सब होता है। तो इसके साथ PSM फिनिश होती है। सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं बोलूँगा कि मैं फास्ट चला, ठीक है। उस अगर इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बताना, मैं वापस कवर कर लूँगा इसको। बट एक बार देखो इसको, ये सब चीज़ें मेडिसिन की वाली है, ठीक है। मेडिसिन या PDF की कवरिंग वाली है। यहाँ पे प्रोग्राम से डायरेक्ट चीज़ें याद करने की ही है। फ़ोटोज़ मैंने बता दी थी, ड्रग्स याद करनी है फिर आपको, ओके। तो ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।